मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा जो हमने कल टेस्ट लिया है, संडे टेस्ट, हिंदी का फर्स्ट टेस्ट था, तो उसी पे हमें डिस्कस करना है आज। उसका हम हल प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं आज। कल आपको पेपर के माध्यम से कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जिसे आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, उसके आंसर लिखे होंगे। अब हम उनके जो है तो सही आंसर आपको बताएंगे। आप अपनी कॉपी खोल लेंगे और चेक करेंगे कि आपने कहाँ तक सही क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, फारसी लिपि किस भाषा की है? फारसी लिपि किस भाषा की है? उर्दू, अरबी, उर्दू एवं अरबी दोनों की। मैंने आपको बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, ठीक है, लिपि के बारे में, तब मैंने बहुत इस डिटेल में डिस्कस किया था कि फारसी जो हमारी लिपि है वो उर्दू और अरबी, उर्दू और अरबी, उर्दू की भी फारसी लिपि है और अरबी की भी फारसी लिपि है। उर्दू हमारी भाषा है, अरबी हमारी भाषा, दोनों की जो लिपि है वो क्या है? फारसी है। इसी लिपि को हम लोग दाएं से बाएं ओर लिखते हैं। किस लिपि को लिखते हैं? फारसी लिपि को ही दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। कई बार मैंने क्वेश्चन भी इसके बारे एक आध दिए थे जिसके आंसर काफी बच्चे गलत लिखे थे, जवाब मांग रहे थे, तो वो भी सुन ले कि फारसी लिपि को ही दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक, तो लिपि किस भाषा की है? फारसी लिपि उर्दू की है, उर्दू के है ही है, अरबी के इसकी भी है, तो दोनों है। कैसे किया जाए? उर्दू एवं अरबी दोनों होना चाहिए, तो हमारा ग नंबर सही होगा, उर्दू एवं अरबी दोनों की। ठीक, फिर किसी भाषा की नियमावली को उसका कहते हैं। किसी भाषा की नियमावली को उसकी बोली कहते हैं, भाषा कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बहुत बार बताया है कि व्याकरण की परिभाषा सही से याद कर लें, क्योंकि व्याकरण की परिभाषा से बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक, क्या बताया हमने व्याकरण की परिभाषा? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को, जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने एवं बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। कहेगा ज्ञान कराता है, नियमों का, कहेगा नियमों का ज्ञान कराता है। तो किसी भाषा की नियमावली को ही उसका क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? किसी भाषा की, व्याकरण के एक छोटी सी परिभाषा भी हम कर सकते हैं। छोटी सी परिभाषा क्या होगी? किसी भी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक, यदि इतनी बड़ी आपको डिफिनेशन न याद हो व्याकरण की, तो आप इसको भी अपने डिफिनेशन के रूप में ले सकते हैं। किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। ठीक, ये भी एक व्याकरण की डिफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्हों को कहते हैं। हमने बताया है ध्वनि चिन्हों को। ध्वनि चिन्हों को किसमें लिखा जाता है? ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है उसको लिखने में हम लोग जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। जिसने लिपि की परिभाषा पढ़ी होगी तो वो तुरंत कर दिया होगा, क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा शब्द धातु से बनता है। भाषा शब्द धातु से बना है जिसका अर्थ है डॉट डॉट, जिसका अर्थ है। अब हमने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, भाषा शब्द मतलब किस धातु से बना है? हमने बताया था भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से, संस्कृत के भाष धातु से। किससे? भाष
भास धातु से हुई है और इस धातु का अर्थ होता है क्या? बोलना। क्या होता है इस धातु का अर्थ? बोलना। इस धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। मैंने बताया भाषा संस्कृत के भास धातु से उत्पन्न हुआ है। भाषा कहाँ से आई? भाषा कहाँ से? भाषा संस्कृत के भास धातु से जन्म हुआ है या उत्पन्न हुआ है, बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या? बोलना। क्या होता है जिसका अर्थ? बोलना। तो हमारा कह रहा भाषा शब्द धातु से, मतलब किस धातु से बना है? तो लिख देंगे सीधे सीधे भास धातु से। किस धातु से? भास धातु से बना है। किससे? भास धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? इस जो भास धातु है इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। क्या होता है? तो बोलना। ओके, समझ में आया? ये हमने पिछली क्लास में भी अच्छे से डिस्कस किया है, माइंड करिए आप लोग। फिर डॉट डॉट भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डॉट डॉट का प्रयोग केवल पढ़े लिखे ही लोग कर सकते हैं। जैसे हमने ये बुक ले लिया, ये बुक में क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ा हूं तब मैं इसको व्याकरण पांक हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पढ़ पा रहा हूं, ठीक, पढ़ा लिखा हूं। शायद इसी बुक को दे दिया जाए किसी अनपढ़ को पढ़ने के लिए तो वह ये सब नहीं पढ़ पाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या कह सकते हैं? पढ़ा लिखा व्यक्ति ही, ठीक है। तो ये किस भाषा में है आप समझिए? ये किस भाषा में? ये लिखित भाषा में है। किताब अखबार पत्र जो भी होंगे हम अपना काम करते हैं वो सारे किस भाषा में है? लिखित भाषा में। तो लिखित भाषा में, तो इससे हमें समझ में आ गया कि लिखित भाषा को केवल पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखित भाषा। क्या हो जाएगा? लिखित भाषा। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। अनपढ़ व्यक्ति को कह दिया जाए कि आपको पेपर पढ़ के सुनाना है तो वो नहीं सुना पाएगा। मौखिक भाषा कोई भी प्रयोग कर सकता है, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल का बुजुर्ग हो, कोई भी प्रयोग कर सकता है मौखिक भाषा का। लेकिन लिखित भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। उसे लिख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सही पर सही का एवं गलत पर गलत का निशान लगाइए। लिखित भाषा का महत्व मौखिक भाषा से कम है। लिखित भाषा का महत्व मौखिक भाषा से कम है। देखिए आपको भी पहले ही मैंने बताया था कि लिखित भाषा का महत्व बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको पढ़े लिखे लोग ही समझ पाएंगे, महत्व तो है ही उसका, ठीक। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मौखिक भाषा से कम है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? लिखित भाषा का महत्व मौखिक भाषा से अधिक है। तो यदि यहाँ पर अधिक होता तो ये क्या हो जाता? करेक्ट होता, बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पर कम है, इसलिए क्या होगा? ये गलत। और भी मैं आपको कारण बता दे रहा हूँ। लिखित भाषा का महत्व मौखिक भाषा से कम है। कैसे? क्योंकि लिखित भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील नहीं होती है, मौखिक भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। लिखित भाषा को पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एवं लिख सकते हैं, बल्कि मौखिक भाषा को कोई भी अनपढ़ भी और कोई बूढ़ा भी, बच्चा भी, कोई भी इसको समझ सकता है या बोल सकता है। इसलिए लिखित भाषा का महत्व अधिक है मौखिक भाषा से, ठीक। इसलिए क्या होगा? गलत होगा। देवनागरी लिपि का विकास रोमन लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का विकास रोमन लिपि से हुआ। हमने एक स्ट्रक्चर और बना के आपको समझाया था कि जो देवनागरी का विकास हुआ था, आपको बताया था मैंने, संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है, क्या है? लिपि है वो क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी थी, ठीक। संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी, मतलब संस्कृत और हिंदी का विकास देवनागरी से हुआ। और देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है?
ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। याद रहेगा, संस्कृत एवं हिंदी लिपि का विकास देवनागरी लिपि से हुआ है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास रोमन लिपि से नहीं हुआ है। और इसके बारे में और बता दें, रोमन लिपि ये अंग्रेजी की लिपि है। कहे की है? अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन लिपि। क्या है? रोमन लिपि। अतः ये भी गलत है। ठीक, यदि यहाँ पर देवनागरी लिपि का विकास कहां से होता? ब्राह्मी लिपि से है, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? देवनागरी लिपि का विकास रोमन लिपि से, इसलिए ये गलत है। ठीक, फिर है व्याकरण भाषा के अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। मैंने बार बार आपसे कहा कि व्याकरण की परिभाषा को रट लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको व्याकरण की परिभाषा से मिलेंगे। ठीक, व्याकरण भाषा के अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता। ठीक, तो आप परिभाषा में जाएंगे, आप देखेंगे व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। किस रूप का ज्ञान कराता है? शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। शायद यहाँ पे अशुद्ध के जगह शुद्ध होता। कैसा होता? शुद्ध होता, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बैठता। इसलिए यहाँ पर क्या अशुद्ध लिखा हुआ है, इसलिए क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि व्याकरण भाषा शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ना कि अशुद्ध रूप का। आपकी परिभाषा से आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर भाषा एवं बोली में निम्नलिखित दो अंतर। भाषा एवं बोली में निम्नलिखित अंतर बताए गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, हमने इसको रखा कि आप लोग इसको समझेंगे, थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, ज्यादा सोचेंगे। ठीक है, हम जानते भी थे कि आपको दिक्कत होगी इसका आंसर लिखने में, लेकिन काफी बच्चों ने प्रयास भी किया है। अच्छा प्रयास है। ठीक, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा क्या होती है? भाषा किसी भी राष्ट्र की हो सकती है या राज्य की हो सकती है, मतलब किसी की भी हो सकती है। लेकिन बोली जो होती है केवल क्षेत्र विशेष की ही होती है। जैसे कि डिफिनेशन से हमने बताया था कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। मतलब क्षेत्र में ही वो सीमित है। बोली कहाँ सीमित है? क्षेत्र बस में सीमित है, लेकिन भाषा का विस्तार कुछ अधिक। ठीक, इसलिए भाषा और बोली में एक तो अंतर, स्पष्ट अंतर ये हो गया। दूसरा क्या, वर्तमान में भाषा द्वारा गद्य एवं पद्य की रचना तो की जा सकती, लेकिन वर्तमान में बोली द्वारा गद्य एवं पद्य की रचना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में क्या है ना, पहले क्या था, हमारे जब रामचरितमानस लिखे गए या वाल्मीकि जी ने वो जो हो तो रामायण लिखा, ऐसे करके तमाम चीजें लिखी गई नहीं पहले 1600 ईसा पूर्व तक। ठीक, तब जब इनकी रचना हुई थी, जो ये बोली थी, तब बोली नहीं थी, तब क्या था? भाषा। तब रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने जो हो तो अवधी भाषा में ऐसे करके तमाम ब्रज भाषा, अवधी भाषा और जो हो तो खड़ी बोली, तमाम बोलियां चलती थी हमारी। लेकिन वो अब बोली है, पहले क्या थी? वो हमारी भाषा थी। पहले क्या थी? वो भाषा। तो पहले भाषा थी, तो उनका जो हो तो गद्य और पद्य लिखा गया, लेकिन अब वो क्या हो गई? बोलियां हो गई। क्या हो गई? बोलियां। ठीक, इसलिए अब जो है तो वर्तमान समय में बोलियां हैं जो वो गद्य एवं पद्य की रचना नहीं करती हैं, और जो भाषा है वर्तमान समय की वो गद्य और पद्य की रचना कर सकती है या हो सकती है। ठीक, कोई भी भाषा कई बोलियों को जन्म देने वाली हो सकती है। कोई भी भाषा कई बोलियों को जन्म देने वाली हो सकती है। जैसे आपकी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, ये सारी भाषाएं आपकी क्या थी? भाषाएं थी ये सारी, लेकिन आज ये क्या बन गई? बोलियां। किसके कारण बन गई? भाषा के कारण। भाषा के ही द्वारा इनका जन्म हुआ। ठीक, लेकिन आज ये क्या बन गई? बोलियां बन गई। अब कुछ बोलियां भी आज के डेट में उपभाषा बन गई हैं। क्यों? जब साहित्य का विकास हो जाता है, साहित्य आ जाता है, साहित्य की बात आ जाती है, तो वो बोलियां जो हो तो क्या बन जाती हैं? उपभाषा बन जाती हैं। तो फिर उसमें यदि उपभाषा कहेंगे कि उपभाषा कहाँ से आई, तो कहेंगे बोली से आई। बोली कहाँ से आई? भाषा से आई। इस तरह करके जो है तो एक दूसरे पे डिपेंड है। तो मतलब कोई भी भाषा कई बोलियों को जन्म दे सकती है।
लेकिन बोली भाषा जन्म नहीं देती है, क्योंकि भाषा से ही बोली का जन्म हुआ है। फिर है लास्ट जो क्वेश्चन है, व्याकरण की परिभाषा बार बार बताया है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने एवं पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। लास्ट में एक परिभाषा पूछी गई थी कि पद विचार किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप एवं प्रारूप का विचार किया जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पद विचार कहलाते हैं। इस तरह से आपका ये पूरा सॉल्यूशन मिल गया। आप लोग अपनी कॉपी को, जो आपने टेस्ट कॉपी बनाई होगी उसमें आंसर लिखे होंगे, उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।